जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ टेस्ट की डिस्कशन करनी थी। टेस्ट स्टेट निकालें। अच्छा यार, इसमें जो पहले 4 पॉइंट्स थे, पार्टनर्स को पेमेंट किया तो 21 के जे के मुताबिक ये सारे नॉट अलाउड थे। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड नॉट अलाउड था। आपने क्रॉस चेक में तनख्वाह दी है तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये अलाउड है। फ़ाइन गवर्नमेंट को पे किया तो ये नॉट अलाउड है। ये जो 50,000 रुपये आपने फार्मर्स को लोन दिया था ना, और वो लोन लेके भाग गए थे, तो ये बैड डेट नॉट अलाउड है। क्योंकि आपको पता है हमने ये टेस्ट 8 चल रहा है, क्योंकि आपको पता है हमने जो है वो क्लास के अंदर पढ़ा था इनकम फ्रॉम बिज़नेस के चैप्टर में कि अगर आप जो है वो लोन दे दें और वो लोन बाद में बैड हो जाए तो ये ख़र्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। किस वजह से ये ख़र्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है? प्रीवियसली इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ, इसकी ये वजह है। और इसके बाद जो है वो अगला पॉइंट ये था इसमें कि 1 लाख रुपया पार्टनरशिप फर्म ने अपने कस्टमर्स का जो डेट था उसकी मद में है, तो ये बाद में इरिकवरेबल हो गया, यानी आप ये पैसे रिकवर नहीं हो सकते। ये बैड डेट माइनस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रीवियसली इनकम में गया हुआ है। पॉइंट 6 कहता था जी 3 लाख रुपया हमने एडवांस लिया है, ऑब्टेन्ड एडवांस इन कैश, 2 कस्टमर से, और हमने उनको चीज़ें डिस्पैच करनी है बाद में अगले साल। तो ये जो एडवांस लिया है ना, ये यार देखो अदर सोर्स के चैप्टर में एक लाइन थी जिसमें ये लिखा हुआ था पेज नंबर 246 पे कि एडवांस का लेना आप कैश में भी ले सकते हैं अगर सिर्फ सेल ऑफ गुड्स का एडवांस हो, लेकिन अगर सेल ऑफ गुड रेंडिंग और सर्विस का मिक्स हो तो फिर आप कैश में नहीं ले सकते। इसलिए ये कैश में लेने में कोई हर्ज नहीं। तो देखो अदर सोर्स में हमने डैश लिखा होगा, अदर सोर्स में हमने डैश लिखा होगा सोल्यूशन में, इसको अदर सोर्स में नहीं डाला हुआ, ऐसा ही है ना। इसके बाद यार ये नॉन पार्टनर एम्प्लॉय को हमने व्हीकल दी है। नॉन पार्टनर एम्प्लॉय से मुराद एम्प्लॉय है बस, नॉन पार्टनर से क्या फ़र्क पड़ता है, बस एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को हमने व्हीकल दी हुई है तो इसकी अकाउंटिंग डिप्शन उल्टा के टैक्स वाला डिप्शन आप माइनस कर दें, बस ख़त्म बात। टैक्स वाला डिप्शन इसकी निकाल लेनी थी। व्हीकल की कॉस्ट शायद 25 लाख से ज़्यादा थी, तो वो 25 लाख वाला रूल भी लगाना था। और देखो इसमें 50% फैक्टर नहीं लगना क्योंकि ये पुराने पाकिस्तान में ख़रीदा हुआ है, बिल्कुल 50% फैक्टर नहीं लगना। हाँ 28 लाख पे नहीं लगाना था ना, गाड़ी की कॉस्ट को 25 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करना था, तो ये गलती की है बच्चों ने। बाकी तो आगे आसान थे। अच्छा टेस्ट नंबर 9, टेस्ट नंबर 9 में यार ये था कि जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, ये देखें 1 2 3 4, जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है तो वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फ़ौरन इनकम क्या हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी। बस ये रूल था। इस बेस पर इसकी फ़ौरन इनकम मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यानी ये टैक्सेबल नहीं है। अच्छा ये जो पिछले सारे साल हैं, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे तो वो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट की फ़ौरन इनकम तो चैप्टर 4 में ही हमने पढ़ा था टैक्सेबल नहीं है। पीछे बच गया वो साल जिसमें ये रेजिडेंट है, तो वो ये वाला साल है 16 वाला और 8 वाला, तो इसमें इसकी दोनों इनकम्स टैक्सेबल होंगी। 2008 में इसलिए कि ये रेजिडेंट था, और 2016 में इसलिए कि ये अब रेजिडेंट बन गया। 2 साल सिर्फ प्रोटोकॉल देना था ना, तो वो 2 साल प्रोटोकॉल के ख़त्म हो गए हैं। बाकी ये आसान थी चीज़ें, इस तरह की क्लास में डिस्कस हुई हैं। टेस्ट 10, बिस्मा की 2 एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, एक पत्तोकी के अंदर है। ड्यूरिंग द ईयर शी कल्टिवेटेड 3000 kg ऑफ लैटेक्स, आउट ऑफ टोटल कल्टिवेशन 1800 वाज सोल्ड टू अ रबर शू फैक्ट्री एट अ प्राइस ऑफ 70। अच्छा किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो रबर शू फैक्ट्री को हमने बेचा है तो क्या ये मार्केट की सेल है? ज़ाहिर बात है भाई, मार्केट में आप फैक्ट्रीज़ को ही बेचेंगे, मार्केट में दूसरी फैक्ट्रीज होंगी उनको आप बेचेंगे। मार्केट में ये तो नहीं कि खुला हुआ बाजार होगा उसमें जाके लेके जाएंगे। मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स होते हैं, कुछ आम कस्टमर्स होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आती हैं आपके पास, तो इसका मतलब है ये चीज़ मार्केट में बिकती है तो मार्केट में बेची ना आपने, तो इसलिए इस प्रोड्यूस को हम कहेंगे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। लेकिन बहरहाल ये जो आपने 1800 kg लेटेक्स बेचा था तो ये तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है,
क्योंकि ये आप रेवेन्यू कमा रहे हैं। अब देखना वो वाला है जो आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर लिया, एंड रिमेनिंग वाज यूज्ड इन हर ओन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग द ग्लव्स। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर ग्लव्स बनाने के लिए उसे लेटेक्स चाहिए थी। ड्यूरिंग द ईयर शी ऑल्सो परचेज 500 kg ऑफ लेटेक्स फॉर हर फैक्ट्री फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सप्लायर एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब है फैक्ट्री में उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें बनानी है कि उसको उसके लिए जो है वो कहीं बाहर से भी चीज़ें खरीदनी पड़ी हैं। इसका मतलब है ये नॉर्मल परचेजेस भी कर रही है और इसके साथ साथ 1200 kg, 3000 माइनस 1800, 1200 kg इसने जो है वो अपनी ज़मीन से भी लाई है। 500 kg बाजार से खरीदा, 1200 kg अपनी ज़मीन से लाई, और उसके बाद द सेल ऑफ आवर फैक्ट्री स्टूड एट 3 लाख, तो सेल आ जानी थी 3 लाख। वेयर एज टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल अमाउंटेड टू 15,000। रॉ मटेरियल का खर्चा वो होता है जो ज़मीन के ऊपर हो रहा हो, तो ज़मीन वाले खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, तो वो खर्चे इसने दिए नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तो माइनस करने की इजाज़त थी। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल फॉर ओन प्रोड्यूसेस 40,000, तो उसने जो खुद प्रोड्यूस किया ना उसका खर्चा 40,000 है। ये मैं इसलिए इग्नोर करूँगा क्योंकि सीड्स और पेस्टिसाइड्स का जो खर्चा है वो ऑलरेडी जब मैं उसकी प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू माइनस कर लूँगा तो फिर मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्विस्ट ये था कि सवाल में 200 kg ऑफ लेटेक्स इज स्टिल अपीयरिंग इन स्टॉक। तो अब हमने कैसे चीज़ों को टेकअप करना था, हमने शुरू करना था सवाल सेल से। सेल कितनी है जी? 3 लाख लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था नहीं, परचेज हमने कितना किया? 500। प्रोड्यूस खुद कितना किया? 1200। 3000 माइनस 1800, 1200 खुद प्रोड्यूस किया। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह गया? 200। परचेज की फेयर वैल्यू एट मार्केट प्राइस 70, जो खुद लाए उसकी फेयर वैल्यू, और यही खरीदा हुआ या प्रोड्यूस किया हुआ क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। तो अब परचेज, प्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक को कर लेना था आपने। कैसे? वो ये सोल्यूशन इसका देख लो। ये देखें जी, ये प्रोड्यूस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जानी थी, अदर एक्सपेंसेस माइनस हो जाने थे। ठीक है जी, होगा।